हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है सब्सटेंस और फॉर्म। गाइस देखिए, अभी तक हम गैप के 12 कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी एस्पिरेंट जो है गैप में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे गलत नहीं करेंगे और ना ही मिस करेंगे। बट एक कंसेप्ट अभी भी पेंडिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, यहां तक कि जेकेपीएससी केएस, जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर और नेट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया और बहुत से नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक मूवी डिस्कस कर लेता हूं। रुस्तम, बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी, अक्षय कुमार की एज ए रुस्तम पावरी का रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ इसमें विलेन है विक्रम अखीजा। अक्षय इस मूवी में विक्रम अखीजा का मर्डर भी कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द ट्रायल वो गिल्टी भी साबित नहीं होते हैं। कोर्ट उन्हें फ्री कर देते हैं बिना किसी पनिशमेंट के। विक्रम अखीजा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसने इंडियन नेवी के लिए एक डील साइन की होती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, और वो डील जो है ना वो एक बहुत ही गलत तरह से जो है डील साइन की गई होती है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम अखीजा इंडिया की नेवी को प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं। ओके, और अक्षय जो कि इंडियन नेवी का इसमें ऑफिसर दिखाए गए हैं वो उस डील के लिए ऑब्जेक्शन भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता है क्योंकि वहां पे कुछ लॉबी सी होती है, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी मिले होते हैं। ओके, और ये बिजनेसमैन विक्रम अखीजा के साथ वो जो है डील जो है ओके कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं और इंडियन नेवी को बहुत ही लो क्वालिटी की एयरक्राफ्ट कैरियर जो है प्रोवाइड करते हैं। इन बिटवीन मूवी के बीच में ऐसा भी दिखाया गया है कि अक्षय कुमार की वाइफ जो कि सिंथिया पावरी है, उनका भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है विक्रम अखीजा के साथ दिखाया गया हुआ है। तो इन सभी के बदले में अक्षय कुमार रिवेंज लेते हैं। किस तरह से रिवेंज लेते हैं? विक्रम अखीजा का मर्डर करके। अब मर्डर तो कर दिया, कानून की नजर में गलत काम किया, सजा होनी चाहिए थी। बट अगर हम अपनी साइड से सोचें कि अक्षय कुमार ने अगर मर्डर किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक ही किया। एक कॉमन पर्सन की एग्जांपल लेके, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार उसने हमारी इंडियन नेवी के साथ या इंडियन आर्मी के साथ, इंडिया के डिफेंस के साथ गलत काम किया था विक्रम अखीजा ने, तो उसके साथ गलत ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारी कुछ सिंपैथी है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट है अपने डिफेंस को लेकर। तो हम प्रैक्टिकली देखा जाए या लॉजिकली हम तो यही सोचते हैं कि यार जो हुआ ठीक ही हुआ, इंडियन आर्मी के साथ गलत किया तो उसके साथ भी ठीक हुआ, बट कानून की नजर में वो गलत है, वो पनिशमेंट उसकी मिलनी चाहिए थी। लेकिन समहाउ अक्षय कुमार कुछ वहां पर अपने इंडियन नेवी के रूल लेकर आते हैं, कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो है विक्रम अखीजा को शूट किया था और इसी बीच उनका मर्डर हो जाता है और फाइनली कोर्ट उन्हें बरी कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा ही कुछ इस कंसेप्ट में भी है। यहां पे भी प्रैक्टिकल या लॉजिक की बात की जाती है और लॉ को जो है एक तरफा रखा जाता है। ये कंसेप्ट कहता है कि कभी कभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त लॉ को जो है इग्नोर भी करना पड़ सकता है और लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही जो मैंने आपको कहा था, अकाउंट बनेगा यानी कि पहले जर्नल, देन लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वो ट्रीटमेंट करना या फिर अपने रिकॉर्ड को प्रेजेंट करना कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बता चुका हूं मैं और बहुत ही आगे आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसकी ट्रीटमेंट और किसकी प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स should be governed by their substance and not merely by the legal form. Transaction events should be governed by their substance and not by the legal form. ये कौन बात कर रहा है? Substance over form. ये कंसेप्ट ये बात करता है, कहता है कि कभी कभी आपको अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए लॉ को जो है एक तरफा रख के लॉजिक को फॉलो करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सपोज आपके पास एक लैंड है, आपने खुद से वो परचेज की, ओके, फुल पेमेंट करके आपने लैंड ले ली, तो वो आपकी अपनी एसेट है, चाहे उसे आप बेचें या अपने पास रखें, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हो। और आप साथ ही साथ उस एसेट को अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने अकाउंट्स में शो कर सकते हो कि ये मेरी अपनी एसेट है।
अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मींस ये भी एक रेंट की तरह जो है डील होती है, जिसमें आप क्या करते हो, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है रेंट पे लेते हो, ओके, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, और उसकी आप वन टाइम पेमेंट करोगे या फिर जो भी आपने एग्रीमेंट में साइन किया होगा उस तरह से उसकी आप पेमेंट करते हो और अपने यूज के लिए वो प्रॉपर्टी आप लेते हो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखिए थोड़ा रेंट के ही रिलेटेड है। तो आप रेंटेड प्रॉपर्टी को क्या अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हो? क्या आप उसे अपनी बुक्स में शो कर सकते हो? आपने तो परचेज ही नहीं की है, लेकिन आप उसे एसेट बोल सकते हो, अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ये परमिशन आपको कौन दे रहा है? ये परमिशन आपको सब्सटेंस और फॉर्म दे रहा है कि लॉजिक फॉलो कीजिए, लॉ को एक तरफा रखिए। अब देखिए होगा क्या, क्यों रिकॉर्ड किया, इसका रीजन क्या है? एसेट्स का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं, वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी चीजें जिनसे आप फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव करते हैं। तो क्या अगर आपने कोई लैंड या कोई बिल्डिंग लीज पर ली हुई है, लीज पर लेकर बैठे हो, तो क्या आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ली है, कुछ ना कुछ करने के लिए ली होगी, कुछ ना कुछ काम करने के लिए ली होगी, मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, ट्रेडिंग का करेंगे, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हो आप वहां पर, राइट। तो वो काम करेंगे आप उस लैंड पर, उस लैंड से कुछ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जाहिर सी बात है प्रॉफिट मोटिव है आपका। अगर वो लैंड नहीं होती तो आप प्रॉफिट भी कहां से ड्राइव करते हैं? तो वही बेनिफिट जो आप अपनी एसेट के ऊपर ड्राइव करते हो, वही बेनिफिट आप उस लीज होल्ड प्रॉपर्टी से भी कर रहे हो। जैसे एक एसेट का नेचर है कि एसेट क्या होगा, फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता है, तो सेम वही बेनिफिट आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी तो देती है। इसलिए सब्सटेंस और फॉर्म कहता है कि इस तरह की एसेट्स को, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को भी अपनी बुक्स में प्रेजेंट कीजिए, उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो लीगल नहीं है बट लॉजिकली वो आपके उस स्कोप में आ रही है, उस एरिया में आ रही है, रिकॉर्डिंग के एरिया में आ रही है। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखिए मैंने लिखा हुआ है एसेट परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है और एक हायर परचेज बेसिस होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, पोजेशन चीज भी आपको मिल जाती है और साथ ही साथ उसकी ओनरशिप भी आपको मिल जाती है। क्लियर है? दो चीजें मिल जाती हैं इंस्टॉलमेंट के टाइम, पोजेशन भी आपको मिल गया। सपोज मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा और मोबाइल फोन को मैंने इंस्टॉलमेंट बेस पे परचेज किया हुआ है, तो जो भी सेलर होगा मुझे मोबाइल फोन भी हैंड ओवर कर देगा और साथ ही साथ मुझे उसकी ओनरशिप भी, यानी कि टाइटल भी जो है ट्रांसफर कर देगा, बिलिंग जो है मेरे नाम पे हो जाएगी। बट हायर परचेज के केस में क्या होता है, आपको जो है एसेट का पोजेशन तो मिल जाएगा, एसेट आपके हाथों में आ जाएगी, बट उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब आप उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है टाइमली जो है पे कर देते हो। दैट टाइम ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फाइनेंसर टू द बायर। ओके गाइस, क्लियर है? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, पोजेशन प्लस ओनरशिप बोथ गेट ट्रांसफर्ड। ओके, और हायर परचेज में क्या होता है, पोजेशन तो मिल जाएगा उसी टाइम, एसेट आपको मिल जाएगी, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। कब तक? जब तक आप उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे ना कर दें। होता किस केस में, इंस्टॉलमेंट जो है हाउस होल्ड आइटम्स में, कोई छोटी मोटी आइटम में जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो फॉलो किया जाता है। बट अगर बहुत ही बड़ी आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू जो है लैक्स या करोड़ में रन कर रही है, वहां पर जो है आपको हायर परचेज बेसिस पे एसेट लेनी पड़ती है, मींस फाइनेंस करवानी पड़ती है। जैसे आप कोई मशीन जो है हायर परचेज बेसिस पे परचेज कर रहे हो, लेट इट बी जेसीबी, बहुत ही सुर्खियों में रहता है जेसीबी, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जेसीबी आपने हायर परचेज बेसिस पे खरीदा, आप उसकी अगर कर रहे हो, पोजेशन तो आपको दे दिया कंपनी वालों ने, ले लीजिए भाई एसेट लीजिए, काम कीजिए, करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है, पोजेशन आपको मिल गया। लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर तब तक नहीं होगी जब तक आप उस पर लास्ट पेमेंट ना कर दें, फाइनल पेमेंट क्लियर ना कर दें, तब तक उसकी पोजेशन, ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं होती है। देखिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, सब्सटेंस और फॉर्म। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो क्या लीगली आपका राइट है कि आप उसे अपनी बुक्स में शो करें या आप उसके ऊपर अपनी ओनरशिप दिखाना शुरू कर दें कि भाई ये तो मेरी एसेट है, जो हम आमतौर पे करते हैं, अपनी बुक्स में एसेट शो करते हैं। क्या आप उस जेसीबी या उस मशीन को अपनी बुक्स में शो करेंगे? लीगली देखा जाए तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लीगली, बट लॉजिकली देखा जाए तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सब्सटेंस और फॉर्म।
कि प्रैक्टिकली रहिए। क्यों? क्योंकि जैसे भी आप अपने काम पर लगाएंगे वहां से आपको बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। और किसकी नेचर का हो जाएगा ये काम? ये काम तो एसेट का ही काम होता है भाई। एसेट भी तो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती रहेगी। तो गाइस क्लियर है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी या एसेट अगर आप कोई हायर परचेज बेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी कोई परचेज कर रहे हैं हायर परचेज बेसिस पे कोई एसेट, तो वो एसेट भी आप अपनी बुक्स में या इस तरह की ट्रांजैक्शंस भी आपको अपनी बुक्स में शो करनी चाहिए। चाहे आपकी उनके ऊपर ओनरशिप हो या ना हो, लीगल राइट हो या ना हो, उसको आप फिर भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है सब्सटेंस और फॉर्म। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। और आपसे किस तरह से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसेप्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट, या on the basis of which concept asset purchased on hire purchase basis is shown as asset in the balance sheet of the company। तो आपको याद होगा कि ये कंसेप्ट कौन सा यहां पे फॉलो होता है? सब्सटेंस और फॉर्म। क्लियर है गाइस? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ये गैप का लास्ट कंसेप्ट है। ओके तो बहुत ध्यान से, ये भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, नेट में तो बहुत ही बारी पूछा जाता है क्वेश्चन, कि जितनी आपने अभी तक वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो असम्पशंस पढ़ी हैं, वो प्रिंसिपल जो मैंने अभी तक आपको 13 प्रिंसिपल करवाए, उनमें से बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? फंडामेंटल मींस हर ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो करने ही करने हैं, कंपल्सरी है ये करने। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसे फॉलो नहीं करती है, या इसे फॉलो करके नहीं चलती है, तो कंपनी को एक डिस्क्लोजर नोट देना होगा, डिस्क्लोज करनी होगी ये बात, रीजन देना होगा। किसको? स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स मीन वो पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इंटरेस्ट रखती है। बहुत बारी मैं टर्म यूज कर रहा हूं, स्टेक होल्डर्स, तो ये याद रखना, इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी होती हैं। तो ये फंडामेंटल असम्पशंस हैं, इन्हें तो फॉलो करना ही करना है। अगर आप करेंगे नहीं तो आपको रीजन देना होगा कि आपने क्यों इन चीजों को फॉलो नहीं किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं। चलिए थोड़ा सा ये भी बता देता हूं आपको कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न मींस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो फोरसीएबल फ्यूचर्स के लिए रहेंगे, मींस कंपनी कभी भी खत्म नहीं होगी। कॉन्टिन्यूटी इन ऑपरेशन, इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, जो बच्चे नए या जो एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ अभी जुड़ रहे हैं वो थोड़ा याद रख लें कि कॉन्टिन्यूटी इन ऑपरेशंस for foreseeable future ये कंपनी के ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। इनडेफिनेट पीरियड के लिए हमने अपने एक एस्टैब्लिशमेंट जो है सेट की हुई है। ओके गाइस, देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी याद होगा आपको कि जो भी आप प्रैक्टिसेस या जो मेथड्स या जो भी आपने पॉलिसीज पहले फॉलो की हैं, फर्स्ट ईयर में फॉलो की हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी हम उन्हीं प्रैक्टिस उन्हीं मेथड से अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो है किया करेंगे। ओके गाइस, तो क्या मतलब है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड्स बोल सकते हो आप, प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हो, आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जो मेथड आपने इस साल फॉलो किया वही आप आगे, वही नेक्स्ट ईयर, वो भी नेक्स्ट ईयर, सभी सालों में आप फिर आने वाले कमिंग ईयर्स में उसी मेथड्स के साथ अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ये कौन सा मेथड कहता है? कंसिस्टेंसी। एंड लास्ट वन इज एक्रूअल। एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू या कॉस्ट दे आर एक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। लिख लीजिए इसको भी। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहते हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, दैट इज एक्रूड मींस रिकॉग्नाइज्ड। कब उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बुक्स में? कब किया जाएगा? बताया मैंने, बहुत ही बारी बताया हुआ है। वो जब आप अर्न कर लेंगे इनकम या उसे रियलाइज कर देंगे, और जब वो खर्चे आप इनकर्ड कर देंगे। रेवेन्यू जब आप आर एक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज
they are as they are earned or incurred but not received or paid. ध्यान से समझना, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, ये दैट इज रिकग्नाइज्ड। यहां तक देखिए कि हम कोई भी आपके पास इनकम हुई है या आपने कोई भी खर्चा किया हुआ है, इनकम की भी बात हो रही है, इनकम मींस कमाना और कॉस्ट मींस खर्चा करना, इनकर्ड करना। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड दैट इज रिकग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड। रेवेन्यू को जब आप अर्न करोगे, कमा लेना, ओके, और कॉस्ट को जब आप इनकर कर दोगे, खर्चा कर देना, तो कर दिया खर्चा या इनकम अर्न कर दी, कमा दी है, बट ये मैटर नहीं करेगा कि आपने खर्चे की पेमेंट की या फिर आपने वो इनकम रिसीव की। रिसीव की बात नहीं की, कैश आपके हाथ में आया, कैश आपके हाथ से गया, उस टाइम नहीं। जब आपने इनकम अर्न कर दी है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। या खर्चा इनकर कर दिया हुआ है बट उसकी पेमेंट अभी अगर नहीं हुई है तब भी उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। डिपेंड रिसीव पे या पेमेंट पे नहीं रहना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आप आज कोई खर्चा कर रहे हो 2020 में, यानी कि अगस्त 2020 में कोई खर्चा कर रहे हो और उसकी पेमेंट आप 2022 में कर रहे हो, तो क्या आप उसको 2022 में जाकर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है आज की डेट में खर्चा हुआ उसे आज ही रिकॉर्ड कर दीजिए, चाहे आप उसकी पेमेंट 2030 में क्यों ना करें। इसी तरह से इनकम भी, इनकम कोई आपने आज अर्न कर ली है लेकिन मे बी आप उसको 2022 में जाके या 2023 में जाके रिसीव करें, तो रिकॉर्डिंग उसकी इस ईयर में ही हो जाएगी, 2020 में ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये कौन बात करता है? एक्रूअल कंसेप्ट। तो गाइस ये था आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, जिसमें आपने गोइंग कंसर्न पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। उन 13 कॉन्सेप्ट में से ये 3 जो हैं, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है। ओके, ये था आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। और एक और कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज सब्सटेंस और फॉर्म। इसमें भी 2 एग्जांपल याद रखना अच्छे से, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड एसेट परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखिए। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये सब कुछ आपको हमारे लेक्चर जो भी हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। ओके गाइस, तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।